everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we'll talk about the applications of the colorful world. इसमें 3 टॉपिक्स है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं आज उनकी हम बात करेंगे और उन सारे टॉपिक्स पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं. उन क्वेश्चंस को ईजिली सॉर्ट करने के लिए मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगी. अगर आप वो 4 चीज़ें आप याद रख लेंगे और आपको अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो सारे जो कॉन्सेप्ट है 5 to 6 उसके अंदर एप्लीकेशंस है वो सारी आप बहुत इजीली डील कर पाओगे. ठीक है, तो सबसे पहले वो 4 बातें देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं. तो उसमें सबसे पहले आता है, एक चीज़ याद रखना. देखो विबग्योर होता है ना, विबग्योर. जब भी मैं रेड कलर बोलूँ तो आप ये वाली चीज़ देखना और जब मैं ब्लू कलर बोलूँ तो आप यहाँ से यहाँ तक के कलर को कंसिडर करना, क्योंकि मैं हर बार सारे कलर्स का नाम लूँ तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो इसीलिए जब भी मैं रेड कलर बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं उन कलर्स की बात कर रही हूँ जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है. ठीक है, और जब मैं ब्लू कलर की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ जिनकी वेवलेंथ कम है. वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जैसे रेड कलर मैंने बोला, रेड कलर एंड ब्लू कलर. रेड कलर को मैं रेड से बना देती हूँ. रेड कलर की वेवलेंथ होगी ज़्यादा, ठीक है. ब्लू कलर की वेवलेंथ होगी कम. ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ जब ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो क्या ट्रैवल करेगा? मोर डिस्टेंस. ठीक है, और जैसे ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो वो लेस डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. मैम ऐसे कैसे मोर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ऐसे कैसे लेस डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो इसके पीछे एक रीज़न है. देखो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं. मान लो ये एटमॉस्फेयर है, जितने बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाए बहुत माइन्यूट से जो आपको ऐसे दिखेंगे भी नहीं. वो कब दिखेंगे? एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको. जैसे मान लो पूरा रूम बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है, और एक आपने रे ऑफ लाइट कहीं से मतलब एंटर की, एक जगह आपने होल सा क्रिएट कर दिया जिसके थ्रू सनलाइट आ रही है. तो जिस बीम ऑफ लाइट से वो एंट्री करेगी, जो उसका पाथवे होगा, उसमें आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इधर से उधर मूव करते रहेंगे. वैसा सिर्फ उस रे ऑफ लाइट या उस पाथ में ही नहीं है, वैसा होल एटमॉस्फेयर में हमारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. ठीक है, तो जैसे ही रेड लाइट क्या होता है, रेड लाइट इन पार्टिकल्स पे जब पड़ेगी तो वो कभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना मूव करती चली जाएगी. ठीक है, ठीक है, उसको इन पार्टिकल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता. मान लो ये यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है. तो जब इन जो बड़ी वेवलेंथ होती है उसको इन टाइनी पार्टिकल्स उसे अफेक्ट नहीं कर पाते तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती है. लेकिन जो ब्लू पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्लू लाइट होती है, ये ब्लू लाइट की वेवलेंथ होती है कम. वो क्या करेगी, देखो कितने सारे पार्टिकल्स से ये ट्रैवल कर रही है, तो जहां भी ये इतना तो ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी. जैसे ही ये किसी पार्टिकल से टकराएगी ये इधर मूव कर जाएगी, ये और किसी पार्टिकल से टकराएगी मूव कर जाएगी. तो क्या हो जाएगा, ये जो लो वेवलेंथ वाली लाइट है, मतलब कि ये ब्लू लाइट, ये स्कैटर होगी ज़्यादा. ये क्या होगी, ये स्कैटर होगी कम. स्कैटर कम होगी, ये होगी स्कैटर ज़्यादा. स्कैटर ज़्यादा होगी इसीलिए तो लेस डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. पूरे में फैल गई, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई. ठीक है, मान लो मैं यहाँ मेरी आईज है, ठीक है, ये आईज है, जो यहाँ तक लाइट पहुँचेगी आप उसे देख पाओगे ना. जो यहीं स्कैटर होगी आप उसे कैसे देख पाओगे? या स्कैटर भी हो जाएगी तो वो इस पर्टिकुलर एरिया में रहेगी, यहाँ तक तो नहीं पहुँची ना वो लाइट. ठीक है, वो इस पर्टिकुलर एरिया में रहेगी, है ना. तो क्या समझना है हमको कि जो ब्लू लाइट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर करती है. क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में टाइनी पार्टिकल्स हैं वो उसे आगे नहीं पहुंचने देते और उसे इधर उधर स्कैटर कर देते हैं. जबकि जो रेड लाइट होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है और कम से कम स्कैटर होती है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट से आपके बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसके अराउंड हमारा एटमॉस्फेयर है. हमने बोला कि एटमॉस्फेयर में ये हमारा है एटमॉस्फेयर. ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है कि हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप.
जो हॉट एयर होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। देखो क्यों, जैसे आपने पुराने ज़माने में जो विंडोज़ बनती थी वो इस तरीके से वो ऊपर की तरफ फ्रेम होती थी। ऐसा क्यों होता था? देखो लॉजिक है उसके पीछे, ये लॉजिक है। जो हॉट एयर होती थी वो ऊपर की तरफ चली जाती है क्योंकि वो हल्की होती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ रहती है। ठीक है, जो हॉट एयर है वो अगर ऊपर की तरफ चली जाएगी तो विंडो के थ्रू बाहर निकल जाएगी। इसीलिए जो पुराने ज़माने में घर बनाए जाते थे उनमें जो विंडो होती थी वो ऊपर की तरफ एक दी जाती थी ताकि हॉट एयर सारी की सारी बाहर निकल जाए और घर ठंडा रहे। ठीक है, तो हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप। हॉट एयर हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे की तरफ रहती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में है ठंडी हवा भी है और गर्म हवा भी है। तो जो गर्म हवा है, जो हॉट एयर है, वो हमेशा ऊपर की तरफ चली जाएगी। मतलब वो हॉट एयर चली गई यहाँ, हल्की है ना, ये हल्की है, तो ये हॉट एयर उसने ऐसा सा मतलब डेवलप कर लिया अपने आप से, ये पूरा हॉट एयर है। ठीक है, और नीचे होती है कोल्ड एयर, ये होती है कोल्ड एयर, ये कोल्ड एयर है। ठीक है, डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बस उस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अगर वो समझ में आ गया तो सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये है मेरी हॉट एयर, ये है देखो रेड वाला है कोल्ड एयर, और ये ब्लैक वाला है हॉट एयर। ठीक है, हॉट एयर मेरी ऊपर चली जाएगी, कोल्ड एयर नीचे रह जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे भी किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को, जैसे स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, सन हो गया, कुछ भी, मान लो मैंने यहाँ पे एक स्टार देखा। ठीक है, यहाँ से मैं देख रही हूँ इसको। ठीक है, यहाँ मान लो मैं खड़ी हूँ। ठीक है, या कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा है जो स्टार को देख रहा है। यहाँ से लाइट आएगी, स्टार की अपनी लाइट होती है, स्टार से लाइट आएगी। ठीक है, स्टार से लाइट आई 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 आई। इस एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, हॉट एयर है, तो हॉट एयर मतलब क्या हुआ कि ये रेयर मीडियम है ना, और कोल्ड एयर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो एयर क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली वो जो लाइट है कॉन्स्टेंटली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, और ये तो हॉट एयर है, कोल्ड एयर है, इसको तो इससे ट्रैवल करना, एटमॉस्फेयर में तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा ना। तो ये हॉट एयर से क्या करेगी, यहाँ पे ये एयर हो जाएगी बेंड, वो लाइट हो जाएगी बेंड। क्यों? क्योंकि रेयर मीडियम से जैसे ही कोई चीज़, रेयर मीडियम से जैसे ही कोई लाइट डेंसर मीडियम में ट्रैवल करनी है, मान लो नॉर्मल है, तो क्या करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी, ये लाइट हो जाएगी बेंड। अब बताओ इसका नॉर्मल बनेगा इधर, तो वो स्टार हमें हल्का सा इससे ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, कोई भी चीज़ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या करेगी, उससे जो लाइट आ रही होगी वो एयर में बेंड हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमेशा कॉन्स्टेंटली वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल उस पर्टिकुलर डे पे होता होगा कि रेनबो बनता होगा। तो आप क्या देखते हो, जो मतलब एज अ इन लेमन लैंग्वेज हम लोग क्या देखते हैं कि जिस दिन बारिश होती है और सनलाइट निकलती है, दोनों चीज़ें अगर साथ में हो जाती हैं तो ये रेनबो बन जाता है, मतलब मोस्ट लाइकली बन जाता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए हम लोगों को, सन से सनलाइट आएगी और यहाँ हमारी रहेगी वाटर ड्रॉपलेट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट है, यहाँ से आएगी लाइट जिसको बोलेंगे हम वाइट लाइट। तो इसके बाद आप प्रिज्म का कॉन्सेप्ट याद करो, जैसे ही वाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ती थी वो डिस्पर्स हो जाती थी इन 7 कलर्स। सिमिलरली यहाँ पे भी इस वाटर ड्रॉपलेट के साथ होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा इन 7 कलर्स। ठीक है, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा, ये इस तरीके से बनेगा विबग्योर। ठीक है, जो रेड लाइट होती है वैसे क्या होना चाहिए, रेड लाइट सबसे कम बेंड होती है इसीलिए। ठीक है, और ये जो रेड लाइट है ये एक्चुअली में ये सारी की सारी लाइट कहाँ चली जानी चाहिए थी, यहाँ चली जानी चाहिए थी, रिफ्रैक्ट हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा यहाँ नहीं होता। ऐसा यहाँ क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर कंडीशन है। रेनबो क्यों नहीं बनता है रोज? क्योंकि कुछ ना कुछ इसके अंदर स्पेशलिटी है उस पर्टिकुलर डे पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी
ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, इसीलिए सारी की सारी जो लाइट्स हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेंगी और वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इसी मीडियम में। क्या होगा, ये सारी की सारी लाइट इस तरीके से इस मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, ये बन गया अब यहाँ पे आपका वेब ग्योर। एक लाइट रह गई है, ये वाली लाइट रह गई है। ठीक है, वेब ग्योर बन जाएगा आपका पूरा। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये समझना है कि यहाँ पे आपका हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये लाइट हो जाएगी रिफ्लेक्ट। अब बाहर जब रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या करेगी, बेंड हो जाएगी, इस तरीके से बेंड हो जाएगी और यहाँ पे ह्यूमन को दिखेगा, ये ह्यूमन आई है, इसको दिखेगी आपकी यहाँ पे आई, ह्यूमन आई को दिखेगा ये रेनबो। कौन सा पैटर्न, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये पैटर्न दिखेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन सा पार्ट हो रहा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो कोई आपसे पूछे कि तो मतलब रेनबो के फॉर्मेशन में कौन कौन से तीन रीजंस, मतलब कौन कौन से तीन रीजंस हैं, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी पॉसिबल वो है, रीजन है। देन यहाँ पे हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और यहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कौन कौन से तीन रीजन है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये तीनों ही रीजंस हैं। अगर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जाए कि रेनबो का फॉर्मेशन किस वजह से हो सकता है, तो आप लोग ज्यादातर लोग इसमें TIR लगा के आओगे, इसके अलावा कोई भी ये नहीं सोचेगा कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन भी रीजन है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन में अगर लास्ट वाला ऑल ऑफ द अबव होगा तो आपको ऑल ऑफ द अबव लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तीनों ही होते हैं, तभी ये रेनबो का फॉर्मेशन होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वाई डू स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई हमें ब्लू क्यों नजर आता है। तो वही जो मैंने 4 बातें बताई थी उसको याद करो। एटमॉस्फेयर में होते हैं टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, मान लो ये टाइनी पार्टिकल्स हैं। सनलाइट में है हमारे 7 कलर्स, रेड और ब्लू को पकड़ेंगे। रेड कलर की होती है वेवलेंथ ज़्यादा, सबसे पहले रेड कलर की बात कर लेते हैं। रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज़्यादा, ठीक है, तो ये टाइनी पार्टिकल से जब टकराता है तो टाइनी पार्टिकल इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, ठीक है। बट ये ब्लू कलर, ब्लू को मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ, आई डोंट हैव ब्लू कलर राइट नाउ। तो ब्लू कलर है, ब्लू कलर की होती है वेवलेंथ कम, ठीक है, ये इतना तो पहुँच ही नहीं पाएगा। जैसे ही ये इससे टकराएगा ये हो जाएगा स्कैटर। ये क्या हो जाएगा, स्कैटर। कौन सा कलर स्कैटर हुआ, ब्लू कलर। रेड कलर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो दूर तक ट्रैवल करके चला गया। टाइनी पार्टिकल से टकराया कौन, ब्लू कलर। ब्लू कलर क्या हुआ, स्कैटर हो गया, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया, इसलिए हमें पूरे स्काई में फैल गया, इसलिए हमें स्काई कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। तो क्या हुआ, टाइनी पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, टाइनी पार्टिकल से ब्लू कलर जिसकी वेवलेंथ बहुत कम है वो टकराएगा और स्कैटर हो जाएगा। वो स्कैटर होके पूरे स्काई में फैल जाएगा, इसलिए हमें दिखेगा कौन सा कलर, स्काई का कलर दिखेगा ब्लू। अब एक क्वेश्चन आता है कि मून में ऐसा क्यों नहीं होता। मून का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें ब्लैक क्यों दिखता है, वो इसका डार्क क्यों दिखता है। मून में ये जो स्काई है वो डार्क क्यों दिखता है, क्यों, क्योंकि मून में क्या है, मून में देयर इज नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं है, नो टाइनी पार्टिकल्स, कोई टाइनी पार्टिकल्स नहीं है, तो क्या है, नो स्कैटरिंग, कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही नहीं है। तो कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है तो हमें कैसा दिख रहा है, स्काई डार्क दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, यहाँ पे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स भी हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है और स्काई आपको ब्लू दिख रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाई डू द सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। तो ठीक है, ये हमारी अर्थ है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो हमें सन है वो इतना रेडिश क्यों नज़र आता है, ठीक है। तो ये है हमारी अर्थ और ये है हमारे अर्थ के आसपास का एटमॉस्फेयर
ठीक है, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़ी हूँ मैं मान लो, ठीक है, और सनराइज के टाइम पे सन कहाँ होगा, सन हॉराइजन पे होगा यहाँ पे, ठीक है। सनराइज सन से कौन सी लाइट आएगी, वाइट लाइट आएगी, वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, तो सनलाइट आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सनलाइट को हमारे तक पहुँचने के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो एटमॉस्फेयर का जो डिस्टेंस है बेसिकली जो उसको ट्रैवल करना है वो है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स रास्ते में आएंगे। क्यों, एटमॉस्फेयर जब ज़्यादा ट्रैवल करना है तो भाई उतनी दूर तक टाइनी पार्टिकल्स तो एटमॉस्फेयर में है ही, वो तो उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे। तो क्या होगा, ये जो ब्लू लाइट होगी, ब्लू लाइट को मैं ग्रीन कलर से मैंशन कर रही हूँ, ब्लू लाइट का क्या होगा, ब्लू लाइट हो जाएगी स्कैटर, ठीक है, ब्लू लाइट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में स्कैटर। और आप तक कौन सी लाइट पहुंचेगी, हमारी आइज तक कौन सी लाइट पहुंचेगी, रेड लाइट। और यहाँ इसीलिए हमें सन कैसा दिखेगा, रेड कलर का सन दिखेगा। कैसा सन दिखेगा, रेड कलर का। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लाइट को हम तक पहुँचने के लिए ज़्यादा एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। सो hence the blue color got scattered in the atmospheric tiny particles by the atmospheric tiny particles and the red light reaches to our eyes। और अगर मान लो सन यहाँ पे है, सन अपराइट पोजीशन पे है, तो क्या हो रहा है, सन से जो सनलाइट आ रही है उसे ज़्यादा डिस्टेंस, देखो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, मतलब उससे तो बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, एम आई राइट। तो उसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो ब्लू लाइट उतनी स्कैटर नहीं होगी, ब्लू लाइट स्कैटर होगी देखो, लेकिन कम होगी स्कैटर, उतनी नहीं होगी जैसे पहले हुई थी। क्यों, क्योंकि उसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, वो कम टाइनी पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आ रहा है। और रेड लाइट उतने हिसाब से मतलब उतना ज़्यादा नहीं पहुंचेगी इनके, इसलिए मतलब 12 o'clock के अराउंड अगर आप सन को देखो तो उतना रेडिश नहीं दिखता है जितना सनराइज और सनसेट के टाइम पे दिखता है। तो अब सनसेट की बात कर लेते हैं। मान लो सनसेट में कहाँ है, सन यहाँ पे है, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, सनलाइट आ रही है यहाँ से, सनलाइट यहाँ से आई थी, अब सनलाइट आ रही है, अब क्या हो रहा है, फिर उसे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है हम तक पहुँचने के लिए, एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ब्लू कलर होगा स्कैटर, ज़्यादा ब्लू कलर सारा का सारा स्कैटर हो जाएगा, क्योंकि टाइनी पार्टिकल्स हैं, लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है और हम तक पहुँचेगी रेड लाइट, ठीक है। इसलिए हमें सन कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा, एज सिंपल एज दैट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ रेड कलर। देखो अगर कोई भी चीज़, मान लो ये डेंजर का सिग्नल है, ठीक है, एक बार रेड कलर से बनाया, एक बार बनाया ग्रीन कलर से, ठीक है। देखो आप तक कौन सी लाइट क्लियरली पहुंच रही है, अगर एज ऑफ नाउ भी हम बात करें तो रेड कलर ज़्यादा बेटर दिख रहा है, ग्रीन कलर, रेड कलर ही दिख रहा होगा। एक्चुअली रेड कलर थोड़ा ज़्यादा ठीक है इन कंपैरिजन टू ग्रीन कलर। देखो ग्रीन कलर, अगर ग्रीन कलर को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेसिकली, तो ये बात आपको ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। तो ग्रीन कलर की कैसी है वेवलेंथ, छोटी। एटमॉस्फेयर में क्या है, टाइम, देखो कोई भी लाइट है कहाँ ट्रैवल करना है, उसको एटमॉस्फेयर में ही ट्रैवल करना है। हम लोग चल फिर रहे हैं या स्काई दिख रहा है, वो सब क्या एटमॉस्फेयर की वजह से ही दिख रहा है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं। ये टाइनी पार्टिकल्स चाहे रेड कलर से बनाओ चाहे ब्लू कलर से बनाओ, ये तो दोनों ही जगह होंगे, तो यहाँ पे भी बना देते हैं। ये है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है, टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स है, ठीक है। अब ग्रीन कलर की बात करते हैं। ग्रीन कलर जैसे ही इन टाइनी पार्टिकल से टकराएगा क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। मान लो आपकी आइज यहाँ पे है, तो क्या आपको ये कलर दिखेगा, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं भाई, पहुंचेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ है कम, तो डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा नहीं करेगा, एटमॉस्फेयर में जो टाइनी पार्टिकल्स हैं उनसे टकराएगा और स्कैटर हो जाएगा, आप तक पहुंचेगा ही नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहाँ पे तो डेंजर है, यहाँ तक हमें जाना ही नहीं है। ये डेंजर सिग्नल्स क्यों होते हैं, बेसिकली आपको अवेयर करने के लिए कि उससे ज़्यादा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो खतरा है भाई, दूर हट जाओ, ठीक है। यही रीज़न होता है ना। अगर इसको ब्लू कलर से बना देंगे तो भाई आप तक पहुँचेगी नहीं वो इन्फॉर्मेशन, तो आप तो डेंजर में जा सकते हो ना, ठीक है, किसी डिफिकल्टी में फंस सकते हो। तो इसीलिए डेंजर सिग्नल्स बनाए जाते हैं रेड कलर के, क्योंकि रेड कलर अगर इन सब से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ है ज़्यादा,
वेवलेंथ है ज़्यादा, डिस्टेंस करेगा ज़्यादा ट्रेवल और आपको दूर से ही अवेयर कर देगा कि प्लीज़ बी कॉशियस, ठीक है। तो आपको तरीके से चलना है, आगे डेंजरस है। इसीलिए जो रेड सिग्नल्स हो, मतलब जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड कलर से ये दिखाया जाता है कि स्टॉप। रेड कलर सबसे ज़्यादा मतलब जो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको सिग्नल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे कि रेड कलर इज़ फॉर स्टॉप, रुक जाओ, आगे खतरा है। या फिर जो कार्स होती हैं उसकी जो बैकलाइट होती है वो होती है रेड कलर की, क्योंकि वो आपको दूर से ही बता देती है कि यहाँ पे कार कुछ चल रही है या कुछ व्हीकल चल रही है, ठीक है। इसीलिए जो डेंजर सिग्नल्स हैं वो सारे के सारे रेड कलर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, रेड कलर से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये लाइट एटमॉस्फेयर में इजीली ट्रैवल कर लेती है टू अ लॉन्गर डिस्टेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाई डू सेलेस्टियल बॉडी appears slightly raised from their position। कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट, मून, ये सब कोई भी चीज़ हम लोगों को थोड़ी सी जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ी सी रेज दिखाई देती है। ऐसा क्यों? देखो, हमने जो 4 कॉन्सेप्ट्स बात की थी उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये है हमारा अर्थ, ठीक है। अर्थ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, मान लो ये, ठीक है, इसमें 2 तरीके से होती है। नीचे होती है कोल्ड एयर, ये है कोल्ड एयर, ये जोन में कोल्ड एयर है, ठीक है। जितना नीचे जाते जाओगे उतना ज़्यादा कोल्ड एयर आती रहेगी। ये डेंस है, ठीक है, ये डेंस है और धीरे धीरे ये डेंसनेस कम होती है, मतलब कोल्डनेस धीरे धीरे कम हो रही है और ऊपर जाती है ये हॉट एयर। जैसे हॉट एयर मुझे रेड कलर से बनानी चाहिए भाई, डर है उसमें, डेंजरस, ठीक है। देखो ये दिस इज हॉट एयर, यहाँ पे लिखते हैं, ये है हॉट एयर, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड कोल्ड एयर। हमने बात की हुई है कि हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप, व्हाई? बिकॉज इट इज लाइटर। ओके, तो जैसे कोई सेलेस्टियल बॉडी की बात कर लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल स्टार, ठीक है। स्टार से लाइट आई, हमें कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसको स्टार कैसे दिखेगा ये बात कर रहे हैं। स्टार से आएगी लाइट, ठीक है, और ये जो लेयर्स बन गई है हॉट एयर कोल्ड एयर की, तो ये हॉट एयर क्या है? रेयर मीडियम है, और कोल्ड क्या है? डेंसर मीडियम है। भारी है ना भाई, कोल्ड एयर भारी होती है, हॉट एयर लाइट होती है, तो इसलिए वो रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से जैसे ही कोई चीज़ डेंस मीडियम में जाएगी तो वो क्या कर जाएगी? बेंड करेगी। कैसे? टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। इतना हमें पता है, जैसे ही कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है वैसे ही वो बेंड करती है। कैसे? टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये लाइट कर जाएगी बेंड। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ की तरफ, ठीक है। तो ये लाइट कर जाएगी बेंड, ठीक है। और इसको अगर मैं इसका नॉर्मल बनाऊंगी तो ये कहाँ बन रहा है? यहाँ। तो ये स्टार इसको दिखेगा यहाँ पे, बट वो एक्चुअल पोजीशन उसकी ये है और अपरेंट पोजीशन ये है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लाइट यहाँ से स्टार से आई वो बेंड हो गई। क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इस पूरे का रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही हो रहा है ना। रिफ्रैक्शन में क्या होती है? लाइट बेंड कर जाती है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो लाइट कैसी बेंड करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट बेंड कर गई और उसकी जो अपरेंट पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर रहती है। इसीलिए सब कुछ हमें, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि आपका सन हो गया या फिर स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ये सब हमें स्लाइटली अपवर्ड्स दिखते हैं इन कंपैरिजन टू देयर एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि ऐसा सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे भी क्यों होता है। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट का भी जो रीजन है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। उसको थोड़ा आप डायग्राम से समझ लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रीजन ऑफ अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखो, रीजन तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है, बट कैसे ये समझ लेते हैं। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये उसके आसपास का एटमॉस्फेयर है। सनराइज कहाँ से होता है? हॉरिजन से। ये है हॉरिजन।
सनराइज हो या सनसेट हो, ठीक है, यहाँ सनराइज की बात करेंगे, सनराइज, ठीक है, यहाँ करेंगे सनसेट की बात, ठीक है। सनराइज में क्या होगा, देखो जब हॉराइजन क्या होता है बेसिकली ये समझ लो, हॉराइजन होता है कि जब आप किसी खाली जगह पे हो बेसिकली, जहाँ पे अर्थ, जहाँ पे स्काई और जो लैंड है ये दोनों मीट करते हैं। इट इज़ अ पोजीशन वेयर द सन, वेयर द स्काई एंड द लैंड appears टू मीट, जहाँ पे आपको लगे कि अरे कहीं दूर वो जाके मिल रहे हैं। जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हो तो आपको लगेगा कि अरे यार यहाँ पे मिल रहे हैं स्काई और लैंड, तो वही पोजीशन होती है हॉराइजन, ठीक है। तो देखो जब सनराइज होगा तो हॉराइजन से ही तो निकलेगा, ठीक है। तो अभी मान लो सन यहाँ पे है, ये लाइट तो देगा ही, लाइट तो इसकी इतनी ज़्यादा है कि भाई निकल ही जाएगी। तो लाइट आई, ठीक है, लाइट आई 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 आई, यहाँ से आई, यहाँ तक आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कैसा मीडियम है, ऊपर की तरफ हॉट एयर, नीचे की तरफ कोल्ड एयर, तो हर बार क्या हो रहा है वो डेंसर मीडियम से वो आ रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ, सॉरी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ। तो लाइट कैसे बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ की तरफ ऐसे बेंड कर जाएगी, यहाँ बेंड कर जाएगी। अब हमें सन दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हम खड़े हैं और हमें सन कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। समझ में आया कि सन की लाइट आ रही है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये बेंड कर गया, क्यों, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया, क्यों, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और यहाँ का अगर मैं आज को एक्सटेंड कर दूँ तो सन यहाँ दिख रहा है, एक्चुअली में सन होराइजन के नीचे ही है, ठीक है, और हमें कहाँ दिख रहा है, ऊपर। तो ये पूरा जो ड्यूरेशन है इसमें 2 मिनट्स का टाइम लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 मिनट्स अर्ली सनराइज, ठीक है। अब डिलेड सनसेट में भी 2 मिनट्स लगते हैं। देखो अब इसमें क्या होगा, सन चला गया होराइजन के नीचे, फिर यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट तो भाई आएगी, जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएगी ये कर जाएगी बेंड, ठीक है। लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में टकराएगी और एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगी तो लाइट फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, फिर वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो लाइट कर जाएगी बेंड, लाइट कर जाएगी बेंड, और जैसे ही मैं इसको वो बनाऊंगी तो ये मुझे सन यहाँ दिख रहा है। एक्चुअली में सन होराइजन के नीचे है, बट हमें इट अपियर्स टू बी एट above, it appears to be above the horizon, but it is actually not, it is below the horizon, ठीक है। हमें कहाँ दिख रहा है सन, यहाँ पे। इस प्रोसेस में भी कितना टाइम लगता है, 2 मिनट्स। एंड द रीजन बिहाइंड द अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। गॉट माई पॉइंट। तो फिर अगेन वही वाली बात है, वो चारों पॉइंट्स में से ही इसके अंदर एप्लीकेशन। ये क्या है आपका अर्थ, ये है हमारा आई, और ये है हमारा एटमॉस्फेयर। नाउ द कॉन्सेप्ट इज व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। मान लो ये स्टार है, ये ऐसे ट्विंकल करता हुआ, ये जैसे ब्लिंक करता हुआ एनी टाइम क्यों दिखता है। देखो ये अर्थ है, मान लो अर्थ पे हम हैं, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर है तो आपको पता ही है कि कोल्ड एयर, मतलब ये वार्म एयर, मतलब हॉट एयर है, हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप, कोल्ड एयर इज हैवियर देन हॉट एयर, तो ये है आपकी कोल्ड एयर आ जाती है नीचे, ठीक है। तो जो लाइट, देखो सबसे पहले तो जो स्टार है इट इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि जो स्टार है ये बहुत दूर है। तो आप इसको ये समझो कि अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द स्टार बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम अस। ये इतनी पास नहीं है हमारी, ये बहुत दूर है, बहुत दूर, ठीक है। तो कोई भी चीज़, और है तो बहुत बड़ा, बट इसलिए इतनी दूर है कि हम समझ सकते हैं कि बस एक रे आ रही है वहाँ से, ठीक है। तो क्या हम सिर्फ एक रे बना दें यहाँ पे कि स्टार से सिर्फ एक रे आ रही है, बिकॉज इट अपियर्स टू बी अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, सो द रे इज कमिंग फ्रॉम द स्टार, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, ये पूरा एटमॉस्फेयर ट्रैवल करके हमारे तक पहुंचना है, ठीक है। बट द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट द हेयर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। क्यों, एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, एयर कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है, मूव कर रही है।
एंड द लाइट हैज़ टू पास थ्रू द मूविंग एयर। मूविंग एयर में कैसी एयर है, हॉट एयर भी है, कोल्ड एयर भी है। तो कॉन्स्टेंटली देखो यहाँ पे ज़्यादा कोल्ड, फिर उससे कम कोल्ड, तो क्या हो रहा है, वो उससे कम कोल्ड वाली जो एयर है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको, ये है ज़्यादा कोल्ड, ठीक है, ये है लेयर कम कोल्ड, ठीक है। तो हमेशा क्या हो रहा है, कम कोल्ड से ज़्यादा कोल्ड की तरफ आ रही है। मतलब क्या, एनी टाइम यहाँ पे लेयर्स में बने हुए हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो द लाइट इज कॉन्स्टेंटली कमिंग फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो ये कम कोल्ड है, ये ज़्यादा कोल्ड है, तो यहाँ पे भी ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगी, फिर यहाँ पे भी टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पे भी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। देखो कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा तो बेंड भी ज़्यादा करेगी, तो क्या करेगी, बेंड भी ज़्यादा करेगी। कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो बेंड भी कम करेगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल रहा है, एयर मूव भी कर रही है, और कॉन्स्टेंटली वो हॉट एयर से वार्म एयर में, मतलब डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो कभी ज़्यादा बेंड करती है, कभी कम बेंड करती है। तो कभी ज़्यादा बेंड करेगी तो ज़्यादा बेंड, कभी कम बेंड करेगी तो कभी कम बेंड करेगी, कभी फिर ज़्यादा, कभी फिर कम, कभी फिर ज़्यादा, फिर कभी कम। तो इस तरीके से जो ये मूवमेंट है, इसकी वजह से जो है ये स्टार हमें दिखता है ट्विंकल करता हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एयर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, and the light has to pass through the constantly changing refractive index is atmosphere। ऐसे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करना पड़ रहा है उसको जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। इसीलिए हमें जो स्टार है वो कॉन्स्टेंटली ट्विंकल करता हुआ नजर आता है। जो स्टार हमसे दूर होंगे, मतलब जो हमारे सीधा ऊपर की तरफ होंगे, मान लो एक स्टार यहाँ पे है, उसको कितना कम मतलब उसको कम डिस्टेंस का ट्रैवल करना पड़ रहा है इनकम। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वैसा बना दिया इसलिए, जैसे मान लो एक स्टार यहाँ है, एक स्टार यहाँ पे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एटमॉस्फेयर है, एक बात कह रही हूँ, और बंदा कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो उसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, कम रेयर डेंसर कम होगा, तो यहाँ पे लाइट उतनी बेंड नहीं करेगी, तो ये स्टार जो अपराइट पोजीशन पे है वो कम ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा। और जो यहाँ पे स्टार जो साइड में है स्टार, उसको देखो कितना ट्रैवल करना, यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ से इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा उसको, तो ये स्टार ज़्यादा ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा। समझ में आ गया। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। सबसे पहले अगर हम स्टार्स की बात करें तो स्टार्स क्या थे, बहुत दूर थे और एक रे ऑफ लाइट आ रही थी, ठीक है। प्लैनेट्स हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इन कंपैरिजन टू स्टार्स, ठीक है, बहुत दूर हैं लेकिन स्टार्स के कंपैरिजन में पास है, ठीक है। तो स्टार मैंने कितना छोटा सा बनाया था, क्यों, क्योंकि वो बहुत दूर था। अब प्लैनेट में इतना बड़ा बनाऊंगी क्योंकि प्लैनेट स्टार्स के कंपैरिजन में अर्थ से बहुत पास है, ठीक है। तो स्टार से कैसे आ रही थी, रे ऑफ लाइट आ रही थी, ठीक है। बट यहाँ से मान लो हम यहाँ पे हैं, ये आईज है, ठीक है, ये आईज है। अब प्लैनेट देख रहे हैं हम लोग, तो प्लैनेट से क्या होगा, यहाँ पे आ रही है बंच ऑफ लाइट, यहाँ पे आ रही है बंच ऑफ लाइट, ठीक है। ये बंच ऑफ लाइट जब आ रही है यहाँ से, ये प्लैनेट है, प्लैनेट से जब, एक तो ये सबसे पहले कि एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड सोर्स क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसकी अपनी लाइट नहीं है, स्टार्स की अपनी लाइट होती है बट प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती। ये सन की जो लाइट प्लैनेट पे पड़ रही है वो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ से आ रही है बंच ऑफ लाइट, मतलब बंच मतलब समझ लो कि 1000, 2000, 5000, 10,000 लाइट आ रही है, ठीक है, मतलब रेज आ रही है। अब उन रेज में से ये लाइट इतनी ज़्यादा है कि एटमॉस्फेयर जो रिफ्रैक्शन हो भी रहा है उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, अगर मान लो कुछ रेज अफेक्टेड हो भी रही हैं तो वो रेज वो जो अफेक्टेड एरिया है वो बहुत कम है, तो वो नलीफाई हो जाता है, क्योंकि ये बंच में आ रही है, ये बहुत ज़्यादा है, ये लाइट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिनन है उसको कर देती है नलीफाई, और हमें ये प्लैनेट एज सच दिखता है और हमें ये ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता। ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों आता है, क्योंकि लाइट, वो जो रे ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम से होती हुई आ रही है, रेयर टू डेंसर आ तो ये भी रही है, बट ये बहुत बंच ऑफ लाइट है, बहुत इन कंपैरिजन टू रे ऑफ लाइट तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 1000, 10,000, 20,000 इस तरीके से। तो ये जो इतनी बड़ी लाइट आ रही है इसलिए इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का फिनोमिनल इफेक्ट नहीं कर पाता है और प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते।
ठीक है, समझ में आ गया? तो आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे होपफुली. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. होप यू एंजॉयड द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.